हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज कॉमिक्स की पेशकश 8 करोड़ का आखिरी डाका का पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक्स शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली और भी अत्यंत आकर्षक कॉमिक्सों का लुत्फ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 8 करोड़ का आखिरी डाका का पार्ट 1। लेखक वीरेंद्र रावत, कला सुरेंद्र सुमन। 8 करोड़ का आखिरी डाका। उस्ताद, जल्दी कुछ करो वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। मैं बेकार में तुम्हारे साथ पिस गया। खामोश हरामजादों, मुझे काम करने दो। सेंट्रल जेल। जेलर साहब की आज्ञा से जेल का एक सिपाही सफेद लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाले एक कैदी को उनके पास ले आया, क्योंकि आज उसकी रिहाई का दिन था। सर, कैदी नंबर 217। ठीक है, तुम जाओ। आखिर मामला क्या है? सिपाही के बाहर जाते ही, आज से तुम कैदी नंबर 217 नहीं बल्कि मिस्टर डागर हो, क्योंकि आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। रिहा? हाँ, लो अपना सामान संभाल लो। डागर ने जेलर साहब की मेज पर पड़ा अपना फटा पुराना थैला उठा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज रिहा हो रहा हूँ। फिर जेलर ने डागर को समझाया, मिस्टर डागर, आशा है अब तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें फिर जेल की हवा खानी पड़े। जेल की हवा? हुँ, मैं कोशिश करूंगा। डागर एक कुख्यात डाकू था। 20 साल पहले डाका डालते समय उससे एक खून हो गया था। परिणाम स्वरूप उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। 20 साल आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद आज जब उसने जेल की चार दीवारी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो उसने अपने आप में काफी परिवर्तन महसूस किया। अब वह 20 साल पहले का जवान बांका डाकर नहीं रह गया था। अब कहाँ जाऊं? डागर राजनगर में स्थित अपने अड्डे पर पहुंचा, लेकिन 20 साल कम नहीं होते। राजनगर में उसे अपने अड्डे की जगह एक ऊंची इमारत दिखाई दी। सब कुछ बदल गया। वह इमारत के मुख्य द्वार पर तैनात एक बंदूकधारी के पास आकर पूछने लगा, यह इमारत कब बनी? पागल है, भाग जा यहाँ से। यह बैंक है, ज्यादा पूछताछ करेगा तो जेल भिजवा दूंगा, समझे? अरे भाई, ऐसा मत करना, जेल से तो मैं आ ही रहा हूँ। हैं? बंदूकधारी चौकीदार को हक्का बक्का छोड़ कर डागर वहां से चल पड़ा। सचमुच पागल है। बैंक बैंक बैंक। और वह बैंक के बारे में सोचता हुआ बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी, ओह, नोटों से और बक्से ले जाए जा रहे हैं। वैन उसके सामने से गुजर गई। डागर की आंखें चमक उठी। अगर किसी तरह ये बक्से लूट लूं तो जिंदगी आराम से कट जाए। फिर वह राजनगर की सबसे बड़ी, सबसे बदनाम बस्ती पीरगंज में जा पहुंचा। सारा राजनगर बदल गया, लेकिन यह पीरगंज वैसा का वैसा ही है। पीरगंज में उसने अपने 20 साल पहले एक साथी कालिया के बारे में पूछताछ की। कालिया के बारे में कुछ बता सकते हो? कालिया? कुछ देर सोचकर पनवाड़ी ने जवाब दिया, उसको मरे हुए तो करीब 10 साल हो गए। कैसे मरा हुआ? क्या काम था उससे? पुलिस की गोली से। हर डाकू की मौत पुलिस की गोली से ही होती है। तो कालिया मर चुका है अब। डागर वहां से जाने ही लगा था कि तभी, हरिया, आजकल तू पान बहुत ही घटिया लगा रहा है। जी सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगले ही पल उसका दायां हाथ घुमा और, हरामजादे, लाखन की बात काटता है। तड़ाक। पनवाड़ी माफी मांगने लगा। माफ कर दो माई बाप, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मेरा पान लगा। लो सरकार। पान मुंह में डालकर लाखन जाने ही वाला था कि, सुनो। पीछे मुड़ते ही लाखन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। लाखन से किस तरह बात करते हैं क्या तुम्हें मालूम नहीं? लेकिन डागर इस हमले के लिए तैयार था। उसने झपट कर उसका हाथ थाम लिया। आश्चर्य है। लाखन ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन सब व्यर्थ। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कितने गहरे पानी में हो। तुम मुझे नहीं जानते शायद। नए ही आए हो यहाँ। नहीं जानता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। और लाखन ने झटका देकर जैसे ही डागर को गिराना चाहा, अभी बच्चे हो। उफ।
कहकर डागर ने लाखन का हाथ छोड़ दिया। बच नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। और फिर आह! लाखन घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब बोलो क्या इरादा है? कम से कम तुमसे लड़ने का तो अब मेरा कोई इरादा नहीं है। डागर द्वारा अपना पांव हटाते ही वह उठकर खड़ा हो गया। लाखन से आज तक किसी ने आंख मिलाकर बात करने तक का साहस नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया है और लाखन बहादुर इंसानों की हमेशा इज्जत करता है, इसलिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आओ मेरे साथ। फिर वे दोनों एक तरफ बढ़ गए। पनवाड़ी एवं दर्शक उन्हें चकित होकर साथ साथ जाते देखते रह गए। हैं? कौन होगा यार जिसने लाखन दादा को पीट दिया? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपने अड्डे पर। लाखन राजनगर का कुख्यात बदमाश था। कुछ ही देर बाद वह डागर को लेकर पीरगंज में स्थित अपने गुप्त अड्डे पर जा पहुंचा। यह मेरा अड्डा है। अड्डा? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुम अकेले ही काम करते हो? नहीं, मेरे साथ बहुत से आदमी काम करते हैं, लेकिन इस अड्डे की जानकारी मेरे गिने चुने विश्वसनीय आदमियों को ही है। तो फिर तुमने मुझे अपना यह गुप्त अड्डा क्यों दिखाया? लाखन ने अलमारी से शराब की बोतल व 2 कांच के गिलास निकाल लिए। क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। पहले एक एक पैग हो जाए, फिर अपना परिचय देना। दोनों शराब पीने लगे। आज 20 साल बाद शराब पी रहा हूँ। 20 साल बाद? हाँ, क्योंकि मैं 20 साल तक जेल की काल कोठरी में रहा हूँ। 20 साल तक? कहीं तुम डागर तो नहीं हो? हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? अरे, अरे, यह क्या कर रहे हो? उस्ताद, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम पर हाथ उठाने की जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डागर दर्शक की भांति उसी तरह बैठा रहा। मेरे उस्ताद कालिया दादा कहते थे कि तुम उनके उस्ताद थे। इस प्रकार तुम मेरे भी उस्ताद हुए। ओह, तो ये बात है। मैं उस पनवाड़ी से कालिया के बारे में ही पूछ रहा था। मैंने उस इंस्पेक्टर का सारा खानदान मिटा दिया है जिसने मेरे उस्ताद को गोली मारी थी। डागर ने लाखन की पीठ थपथपाई। शाबाश, तुमने मेरे चेले की मौत का बदला ले लिया। खैर यह बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? बस यही छोटी मोटी लूटपाट करके दिन गुजर रहे हैं। मेरा साथ दोगे? शर्मिंदा मत करो उस्ताद, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। डागर के बैठते ही लाखन ने पूछा, क्या करना चाहते हो उस्ताद? मैं एक बहुत बड़ा डाका डालना चाहता हूँ। इतना बड़ा कि उसके बाद हमें किसी भी डाके और चोरी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन इतना बड़ा डाका हम कहाँ डालेंगे? डागर तपाक से बोल पड़ा, राजनगर बैंक में। बैंक में? क्या कहते हो उस्ताद? पकड़े गए तो सारी जिंदगी के लिए दोनों अंदर होंगे। डागर नाक की तरफ फुफकार उठा, लाखन, मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर चुकी है। अब मैं वहां जाना तो दूर, जेल का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन उस्ताद, राजनगर बैंक में डाका डालना बहुत ही टेढ़ा काम है। डागर के लिए कोई काम टेढ़ा नहीं है। अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार नहीं तो मैं इस काम को करके रहूंगा। डागर का आत्मविश्वास देखकर लाखन उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हूँ उस्ताद। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। और डागर उसे अपनी योजना बताने लगा। हमें राजनगर बैंक में घुसने की जरूरत नहीं है। बैंक की गाड़ी रुपयों से भरे बक्से कहीं ले जाती है, और शायद लाती भी होगी, और हमें बैंक की गाड़ी को ही लूटना है। ओह, मान गए उस्ताद, लेकिन इसके लिए हमें बैंक के किसी खास कर्मचारी को अपनी तरफ मिलाना होगा। बैंक का कर्मचारी? लेकिन क्यों? पूर्ण जानकारी के लिए, जैसे किस समय, किस दिन और कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, राजनगर बैंक में अकबर नाम के एक आदमी से मेरी जान पहचान है। आज शाम ठीक 6 बजे उसे मैं यहाँ आपसे मिला दूंगा। शाम ठीक 6 बजे। अकबर, तुम्हें बैंक में कितनी तनख्वाह मिलती है? 700 रुपये महीना। बस, अगर तुम्हें लाखों रुपए मिल जाएं तो कैसा रहे? लाखों रुपए? लेकिन भला मुझे लाखों रुपए कैसे और कहाँ से मिलेंगे? डागर ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया, हम राजनगर बैंक की एक गाड़ी को लूटना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दो तो लूट के मामले माल में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। डाका? ओह, बैंक की गाड़ी में सचमुच लाखों रुपए होते हैं। मुझे क्या करना होगा? सबसे अधिक रुपए किस दिन, किस समय और कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हें यह जानकारी हमें देनी होगी, बस। अकबर ने शंका व्यक्त की, अगर पकड़े गए तो? अव्वल तो इसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर आए भी तो हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। अकबर ने बताना शुरू किया, बैंक के रुपए लाने व ले जाने वाली गाड़ी में एक समय में 4 लाख रुपए के करीब होते हैं। सिर्फ 4 लाख? 4 लाख? बाप रे! हाँ, राजनगर बैंक की गाड़ी में एक समय में 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होते। हाँ, रिजर्व बैंक की गाड़ी में करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वह महीने की सिर्फ पहली तारीख को आती है।
पूरी बात बताओ। प्रतापनगर रिजर्व बैंक से महीने की हर पहली तारीख को रिजर्व बैंक की एक गाड़ी 8 करोड़ रुपए के नए नोट राजनगर बैंक व अन्य बैंकों को लाकर देती है। बहुत अच्छा, हम रिजर्व बैंक की उसी गाड़ी को लूटेंगे। सुनकर अकबर को पसीना आ गया। उस गाड़ी को लूटना तो दूर, लूटने की कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की उस गाड़ी के अंदर 4 इंच मोटी चादर की एक तिजोरी होती है और उस तिजोरी को सिर्फ 2 ही आदमी खोल सकते हैं। कौन कौन? एक रिजर्व बैंक का मैनेजर और दूसरा उस तिजोरी की कंपनी का सीनियर इंजीनियर। चिंता मत करो, उस तिजोरी को खोलने वाला उन दोनों के सिवाय तीसरा भी कोई है, और वह तीसरा हूं मैं। अकबर को अपने गले में कुछ अटकता हुआ सा महसूस हुआ। थूक निकलते हुए उसने कहना शुरू किया, तिजोरी के अलावा एक और भी जटिल समस्या है। समस्या? वह क्या? ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पर एक लाल रंग का स्विच होता है, जिसके दबाते ही गाड़ी के अंदर स्थित तिजोरी पर 6 इंच मोटी स्टील की चादर ढक जाती है, और जिसे खोलना कठिन नहीं, असंभव भी है। ड्राइवर को आदेश है कि किसी भी किस्म का खतरा महसूस करते ही वह उस स्विच को दबा दे। वास्तव में सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है। लेकिन डागर इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं था। हम ड्राइवर को इतना अवसर ही नहीं देंगे कि वह इस स्विच को दबा सके। कैसे? इसके लिए हमें ड्राइवर को समाप्त करना होगा। कत्ल? वाह उस्ताद, क्या बात कही है। फिर डागर ने अकबर से पूछा, रिजर्व बैंक की वह गाड़ी कितनी बड़ी होती है? वह साधारण गाड़ियों की अपेक्षा ऊंची और लंबी होती है। डागर जैसे संतुष्ट हो गया। आज 10 तारीख है, अभी हमारे पास 20 दिन बाकी हैं। इस बीच हम पूरी जांच कर अपनी तैयारी कर ही लेंगे। अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन याद रखना, इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। विश्वास करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी अचानक अकबर ने कहा, इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा? साला अभी से हिस्सा पूछने लगा। यदि सचमुच गाड़ी में 8 करोड़ रुपए हुए तो तुम्हारा हिस्सा 50 लाख होगा। अकबर के बाहर जाते ही, इस आदमी पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? इतना जानता हूँ उस्ताद कि वह इस बारे में जुबान खोलने की गलती नहीं करेगा। फिर दोनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। सबसे पहले हमें उस सड़क की जांच करनी होगी जहां से होकर गाड़ी राजनगर आती है। उसके बाद हमें ऐसी जगह तलाश करनी है जहां हम उस गाड़ी को लाकर खड़ी कर सके। गाड़ी को क्यों लाना है? क्या उसे वहीं नहीं खोला जा सकता? दोस्तों, हमारा मनोज कॉमिक्स का ये 8 करोड़ का आखिरी डाका का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।